गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आरटीपी अपना कंटिन्यू करते हैं एंड हम जो इस क्लास में करने वाले हैं वो है ग्रुप 2 की आरटीपी। ग्रुप 2 में एफएम एंड इको, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस एंड एफएम की जो आपकी चैप्टर है, आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी आरटीपी देखने वाले हैं। देखो ये आरटीपी ना, स्पेशली मैं बोलता हूँ, देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या और सारे आरटीपी कराते टाइम मैंने ये बात को स्ट्रेस नहीं दिया था, बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस आरटीपी में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है जो आपको जरूर देख के जानी चाहिए। कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस आरटीपी से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूली एडेड जो क्वेश्चन है, स्पेशली जो पहले मॉड्यूल में नहीं थे अब एड हुए हैं एंड क्वेश्चन अभी तक वहां से आया नहीं है, तो वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है कि वहां से आरटीपी में क्वेश्चन आए। चलो पहला जो क्वेश्चन है, वैसे अभी एग्जामिनेशन का टाइम है तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में चल रहे होंगे चिंता हो जाता है बच्चों को, स्ट्रेस हो जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि चिंतन करो चिंता मत करो। यानी कि देखो स्ट्रेस लेके टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। नई नई चीजें सीखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, चीजों को एक्सेप्ट करो, नॉलेज को एक्वायर करो, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएगी। जिस चीज की चिंता कर रहे हो वो आज है, कल है, परसों ठीक हो जाएगा। तो इसलिए चिंता करके कोई फायदा नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस से। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। वैसे तो रेशियो में देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कितना भी क्वेश्चन कर लो, अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो नया क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जामिनेशन में। जरूरी नहीं बुक के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आए, हाँ, पर कहाँ से आएगा जितने रेशियो हमने पढ़े हैं वहीं से आएगा। कोई नया चीज थोड़ी ना उठा के दे देगा एग्जामिनेशन में। तो जो रेशियो हमने पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, बस उनको मिक्स करके आने हैं। ठीक है, वेराइटी नहीं बनती है क्या रेशियो में? यस, बहुत सारे नई वेराइटी, कुछ भी तोड़ मड़ोड़ करके एक रेशियो का क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। रेशियो का क्वेश्चन जनरली कितने मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स में। ओके, याद रखोगे 5 नंबर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना चाहिए आप लोगों को। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। FM Limited is a competitive market, is in competitive market where company offer credit। देखो कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो अपने आपको जो सिमिलर फॉर्म्स है, सिमिलर इंडस्ट्री में जो जो फॉर्म है उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको क्रेडिट ऑफर करनी पड़ती है। आजकल के जमाने में तो कस्टमर एक्वायर करने के लिए आप क्रेडिट में ऑफर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, टू मेंटेन एंड होलसेल बिजनेस में तो बहुत सारे होलसेल बिजनेस जो है उसमें तो क्रेडिट में ही चीजें बनती है। क्रेडिट आप नहीं दोगे। रिटेल बिजनेस में ऐसा हो सकता है, कैश सेगमेंट में आप बेच के ऑन द स्पॉट आप पेमेंट लेते हैं बट रिटेल से अगर आप डील नहीं करते, होलसेल मार्केट में आपकी चीजें हैं तो वहां पे क्रेडिट बिजनेस चलता है। क्रेडिट में आपको गुड्स देने पड़ते हैं और हाँ, पीछे से आपको मटेरियल भी क्रेडिट में मिलते हैं। टू मेंटेन द कंपटीशन FM लिमिटेड सोल्ड ऑल इट्स स्टॉक ऑन क्रेडिट। ठीक है, जो भी सेल्स है वो क्रेडिट में है, ये कह रहा है। सिमल्टेनियसली रिसीव गुड्स ऑन क्रेडिट, और जो भी परचेज है वो क्रेडिट परचेज है। ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर। इस साल की करेंट फाइनेंशियल ईयर का इंफॉर्मेशन कंपनी का दिया हुआ है। डेटर वेलोसिटी, इसको होल्डिंग पीरियड भी बोल सकता है, डेटर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में निकाला है देखो टर्नओवर रेशियो हमने क्या पढ़ा था, टर्नओवर, तो टर्नओवर रेशियो में हमने पढ़ा था कि जो भी टर्नओवर रेशियो पूछे टर्नओवर ऊपर लेना है, करेक्ट। एंड उस चीज को चाहे फिक्स एसेट पूछे तो फिक्स एसेट नीचे, वर्किंग कैपिटल पूछे वर्किंग कैपिटल नीचे, कैपिटल इंप्लॉयड पूछे कैपिटल इंप्लॉयड नीचे। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का रेशियो है कि किस चीज में कितना पैसा इन्वेस्टेड है तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। जैसे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 2 है, इसका मतलब क्या, 1 रुपया फिक्स एसेट में लगा है तो उसके बदले 2 रुपया का हम सेल कर रहे हैं इस बिजनेस में। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो आपको रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन शो करता है। तो हम ऐसे चाहेंगे ना कि कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके, चाहे करेंट एसेट में हो या फिक्स एसेट में हो, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू करे, है कि नहीं। तो टर्नओवर रेशियो ऐसे निकलता है। लेकिन अगर इन्वेंट्री टर्नओवर को बोले तो देखो
इन्वेंट्री कॉस्ट पे होती है कि नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट पे होती है। तो इसीलिए टर्नओवर में तो टर्नओवर में तो सेल्स में तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़े हैं, तो बेहतर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप लोग, ठीक है। और दूसरा, नीचे एवरेज का कंसेप्ट क्यों आता है, यहाँ पे एवरेज लगाना है, एवरेज फिक्स एसेट, एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो इसके लिए मैंने लॉजिक पढ़ाया था, टर्नओवर एक जो सेल्स का फिगर है ये पीएल से लेते हैं, एंड पीएल क्या होता है, थ्रू आउट द पीरियड, वो पूरे साल टर्नओवर इनकर्ड हुआ है कि नहीं। बट ये जो फिक्स एसेट है, वर्किंग कैपिटल है, अगर आप बैलेंस शीट से लेते हैं तो एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मिलता है आपको। जैसे क्लोजिंग लोगे तो साल के एंड वाले दिन 31 मार्च की वैल्यू मिलेगी, तो एवरेज कर देना, ऊपर थ्रू आउट द पीरियड है, नीचे क्लोजिंग है, तो एवरेज कर दोगे तो एक थ्रू आउट द पीरियड जैसा आपको फिगर नीचे भी मिल जाएगा, जस्ट टू कंपेयर द बेस, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री, करेक्ट। चलो, उसके बाद यहाँ पे है अपना फिक्स से टर्नओवर रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, रिसीवेबल दिया है, पेएबल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज में भी दिया है। बताओ, क्वेश्चन ब्रेक होने का पहला टेक्निक तो ये कि कहीं पे भी आपको कोई भी फिगर दिया हो और उससे रिलेटेड रेशियो भी दिया हो, जैसे कि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया है और इससे रिलेटेड रेशियो भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो वहां से क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जीपी कितना आएगा क्वेश्चन में, सॉरी सेल्स कितना आएगा क्वेश्चन में, तो आप सिंपली कर सकते हैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, उतना तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन है, रिवीजन भी नहीं, ये आरटीपी सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं, कोई और दिक्कत है आप बताइए, मैं अलग से लेक्चर आप लिए लेके आ जाऊंगा, बट थोड़ा फटाफट मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, है कि नहीं। तो जीपी रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल्स निकल जाएगा कैसे, जीपी को जीपी रेशियो से डिवाइड कर दो, 12 लाख को 0.25 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 48 लाख, ठीक है। तो सेल्स कितना आएगा 48 लाख। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, सर सेल्स में से जीपी हटा दीजिए, बचा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 36 लाख, सेल्स में से जीपी हटा दो, बचा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कह रहा सन्ड्री डेटर निकालो, बहुत बढ़िया, डेटर से रिलेटेड कुछ दिया है क्या, हाँ डेटर वेलोसिटी दिया है। डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है या डेटर होल्डिंग पीरियड का, बताओ। डेटर होल्डिंग पीरियड या डेटर वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, एवरेज डेटर। अब एवरेज निकालना संभव ना हो तो नॉर्मली आप क्लोजिंग रिसीवेबल या क्लोजिंग डेटर ले सकते हैं, ठीक है। पर डे, करेक्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू रिसीवेबल डिवाइड बाई क्रेडिट सेल, पूरा सेल अपना क्रेडिट पे है, इनटू, ठीक है, हमारे को मंथ में है ना, मंथ में है ना, मंथ में है, कितने मंथ होते हैं 12, और 3 मंथ दिया है, 3 इज इक्वल टू, बताओ रिसीवेबल में एक बिल्स रिसीवेबल दिया है और दूसरा हमें डेटर निकालना है। एक बात बताओ, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना रिसीवेबल टर्नओवर, जिसको आप डेटर टर्नओवर भी बोलते हो, रिसीवेबल में इंक्लूड होते हैं डेटर भी, सन्ड्री डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल भी। बिल्स रिसीवेबल क्या है, इट इज एन रिटन एक्नॉलेजमेंट बाय डेटर। डेटर अगर आपको लिख के दे दे कि मैं इतना सम आपको पे करने वाला हूं इस फ्यूचर डेट को, ये साइन करके देता हूं, तो उस पेपर को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये एक प्रोमिसरी नोट टाइप का है कि नहीं। तो हम अकाउंटिंग एंट्री में तो डेटर को कैंसिल कर को बीआर में ट्रांसफर कर देते कि एक रिकॉर्ड रह जाए बीआर का, पर रियल में वो डेटर ही तो है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटर है कि नहीं। तो रिसीवेबल में डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं वो रिसीवेबल टर्नओवर है, वो तो बीआर होता नहीं है, तो जनरली हम एक कॉमन वर्ड जो बार बार यूज होता है डेटा टर्नओवर बोलते हैं, उसको जहां भी आप देखोगे रिसीवेबल भी लिखा होगा, है कि नहीं, कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक। तो इट इंक्लूड डेटर एज वेल एज बीआर। बीआर क्या है, डेटर से दिया हुआ, बिल्स रिसीवेबल है, उतने से डेटर कम हो गया है, रिसीवेबल तो हमारे लिए दोनों है, तो डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल कितना है अपने क्वेश्चन में
75,000, 48 लाख इंटू 12। अब इस फॉर्मूले से आप डेटर निकाल के बताओ मेरे को। ये आया 12,25,000। ठीक है, सेम यहाँ पे क्रेडिटर का नहीं पूछा है क्या? चलो नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, पूछा होता तो हम निकाल लेते हैं। अगला क्रेडिटर का अगर पूछा होता तो ये दिया हुआ है कि नहीं, पर क्रेडिट परचेज नहीं है। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यहाँ पे परचेज निकाला जा सकता है, फिलहाल दिया नहीं है। स्टॉक निकालते हैं, आ जाओ। अगला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। बताओ क्लोजिंग स्टॉक एक हमको टर्नओवर दिया ना स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये अगर 1.5 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है 36 लाख, और ये एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा? और एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू, बताओ फटाफट, 36 लाख डिवाइड बाई 1.5, बताइए 24 लाख आया, है कि नहीं? अब बताओ एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, है कि नहीं? कुछ दिया है यहाँ पे? द टेंडेंसी टू मेंटेन एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ 30,000 एट द पीरियड देन बिगनिंग, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक से 30,000 ज्यादा होगा। हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम 30,000 ज्यादा क्लोजिंग में स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो अगर ओपनिंग को x मान लेते हैं तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? x प्लस 30,000 डिवाइड बाई 2, ये है एवरेज इन्वेंट्री, और ये कितना आया? 24 लाख, है कि नहीं? तो बताओ, चलो इंटू 2 माइनस 30,000 एक्स की वैल्यू आई 2385। ये क्या है? तो ये है सर ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 जोड़ दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको ब्रेक करते जाना है, क्वेश्चन बनाते जाना है। क्वेश्चन इजी है, जिस फॉर्मूला से रिलेटेड जो डेटा दिया है उसको ब्रेक करते जाओ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर का यहाँ पूछा हुआ है, कैसे निकलेगा? क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये रहा फिक्स एसेट फिक्स एसेट कैसे निकलेगा? फिक्स एसेट के लिए यहाँ दिया है ना, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, कैसे लिखोगे? टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स एसेट, तो ये होता है कितना दिया हुआ है? 4। टर्नओवर हमें पता है कितना? 48 लाख। तो फिक्स एसेट नहीं निकल जाएगा आपसे? बताओ, 12 लाख आएगा फिक्स एसेट की वैल्यू, है ना? चलो सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज होना चाहिए फॉर्मूला, और जिस फॉर्मूला से रिलेटेड जो डेटा है उसको डालते जाओ, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वैसे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछा है, एक बुक वैल्यू दिया है और एक मार्केट वैल्यू दिया है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए इंडिविजुअल कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, इक्विटी का, रिटेन अर्निंग का, प्रेफरेंस का, डेट का। ठीक है, यहाँ पे भी यही चारों है, हाँ जी यही चारों है। लेकिन हमने नया क्या सीखा था कि बुक वैल्यू में तो चारों होते हैं, पर मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्लूड्स रिटेन अर्निंग। मार्केट वैल्यू में इक्विटी का ही बस लेंगे और इक्विटी के ही कॉस्ट से करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिटेन अर्निंग, उसी में जुड़ी होती है। रिटेन अर्निंग का अलग से मार्केट वैल्यू नहीं होता, जो प्राइस होते हैं ना शेयर का, वो रिटेन अर्निंग को इनकॉर्पोरेट करके ही डेवलप होता है। रिटेन अर्निंग को इनकॉर्पोरेट करके ही शेयर प्राइस की वैल्यूएशन होती है। ठीक, तो इसीलिए रिटेन अर्निंग का कुछ नहीं दिया है। एग्जामिनेशन का जो इसका आंसर है आरटीपी का, वहां पे इन बांट दिया है जो बुक वैल्यू है इक्विटी का दोनों में, पर वो करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने पढ़ा है उतना करना है। पर जो मस्त वाली चीज है इस क्वेश्चन में वो क्या है? इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना।
इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना, ठीक। देखते हैं। आ जाओ चलो। और एक और चीज मुझे बतानी है इंडिविजुअल कॉस्ट में, छोटा सा मिस्टेक है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो चीज अभी देखते हैं। इक्विटी शेयर आर कोटेड एट 130। पहले इक्विटी का देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख दूं इक्विटी। चलो 130, ये क्या है अपना P0। न्यू शेयर इश्यू प्राइस इज दिस मच। इश्यू प्राइस अगर नया करे तो अभी इतने बिक रहा है, नया करे तो डिस्काउंट में इश्यू करना पड़ेगा, ये कह रहा है। विल बी फुली सब्सक्राइब, अगर 125 में बेचेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस से 5 रुपया सस्ते में, ठीक। फेस वैल्यू से डिस्काउंट मत समझना, करेंट मार्केट प्राइस 130 में, पर नया शेयर अगर आपको बेचना है तो 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5। तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, इश्यू प्राइस जो कि 125 है -5 कर दोगे तो 120 रुपया नेट प्रोसीड आया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैज बीन स्टीडली इंक्रीज फ्रॉम 10 to 16। देखो इक्विटी का कॉस्ट निकालने का कितना मेथड हमने सीखा था, एक नॉर्मल डिविडेंड मेथड, पर इससे बेहतर क्या है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसको गार्डन मॉडल भी बोलते हैं। एक अर्निंग अप्रोच से सीखा था, अर्निंग मॉडल या अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो मैंने बोला था अर्निंग वाला उतना नहीं आता, डिविडेंड वाला आपको आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक। उसके बाद हमने CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अनुसार सीखा था, उसका तो क्वेश्चन है नहीं, RF प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा, ठीक। और एक रियलाइज एल्ड वाला सीखा था, ठीक है, ये P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड डिवाइड बाई P0 इंटू 100, वो वाला भी क्वेश्चन नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का। ग्रोथ रेट कहाँ से निकालना है, यहां से निकालना है। बताओ 5 साल में डिविडेंड 10 से 16 हो गया तो कितना ग्रो हुआ होगा, अभी निकाल के देख लेते हैं। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी दिस मच, ये क्या है D1 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या बोलते हैं, D1 बोलते हैं, 716, ठीक है। चलो ग्रोथ निकालने के लिए आप कैसे करोगे, तो देखो 10 था, है ना, क्या ऐसा ग्रोथ रेट हुआ होगा कि 5 साल में कंपाउंड होके ये 16.105 हुआ होगा। अगर आप करोगे यहाँ पे ठीक है, तो इस फैक्टर का इस टाइम पीरियड के लिए आप टेबल में से देख लोगे, टेबल का आपको स्ट्रैक दिया रहेगा, टेबल में से देख लोगे तो आपको ग्रोथ रेट पता चल जाएगी। एंड हमेशा ग्रोथ रेट के लिए हिंट दिया होगा कि फैक्टर अगर कौन से रेट के लिए 5 साल में ये है ग्रोथ फैक्टर, तो अप्रोक्स आपका 10% आएगा ग्रोथ, ठीक है। आप करके देखना 10% ग्रोथ आएगा। अब बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकाल लोगे कैसे, D1 अपन P0 की NP, इक्विटी के लिए अगर नेट प्रोसीड पता हो तो नए शेयर कितने में बेच के पैसा लाएंगे उस पर निकालना पड़ेगा। नेट प्रोसीड प्लस G इंटू 100, D1 कितना है 17.716, 120 प्लस 0.1 इंटू 100, ये आया 24.76। चलो ठीक है सर। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू वेट के लिए रिटेन अर्निंग का भी तो कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। अगर रिटेन अर्निंग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना होता है कब, जब फ्लोटेशन कॉस्ट ना दिया हो तब। अब फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हो तो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, D1 डिवाइड बाई P0 ऑलवेज P0, क्यों, फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से इक्विटी में नेट प्रोसीड लिया है हमने, पर ये हमेशा P0 पे निकलता है, क्यों बताओ फटाफट। सर रिटेन अर्निंग जो है वो पैसा तो वही है ना इक्विटी का, वो पैसा जो अपने पास पड़ा है उसको नए शेयर बेच के थोड़ी ना ले आना है कि फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा।
है कि नहीं? वो तो पैसा ऑलरेडी पड़ा है, उस पर तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो जब पैसा पड़ा है तो P0 पे निकालनी पड़ेगी ना, हम इश्यू करके ला रहे हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक, प्लस G इंटू 100। बताओ जरा। $23.63, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं, प्रीफरेंस के लिए 15% प्रीफरेंस शेयर विथ फेस वैल्यू 100 वुड बी रियलाइज दिस मच। ये क्या है? P0 प्राइस ऑफ द प्रीफरेंस शेयर। बताओ, प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल इरिडीमेबल दो पड़े थे, अब इसमें लाइफ दिया नहीं है तो इरिडीमेबल हो गया, कैसे निकालेंगे? तो सर डिविडेंड डिवाइड बाई P0 इंटू 100, कितना आएगा? 15%। बताओ 100 का 15%, फेस वैल्यू पे डिविडेंड परसेंटेज लगता है, 15 रुपया आएगा, डिवाइड बाई P0 1 से 5 रुपया आएगा, इंटू 100, 14.29 लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 ईयर, ये अपना क्या शुरू हो रहा है? डिबेंचर का, डिबेंचर का लाइफ कितना है? 11 ईयर, 15% डिबेंचर बट एल्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क इज 16%। हम 11 साल के लिए डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं 15% वाले, लेकिन हमारे जितना ही रिस्क का डिबेंचर कोई और इश्यू करता है तो 16% इंटरेस्ट देता है। तो हमें देखो, हम तो 15% दे रहे हैं, तो हमारे लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15%। कोई दिक्कत नहीं, जो कि 15 रुपीज होगा, 100 रुपीज फेस वैल्यू पे लगाओगे तो। फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज दिया है फेस वैल्यू पे, ठीक है, कोई बात नहीं। फेस वैल्यू का फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होगा? 100 का 2 रुपया, कोई बात नहीं। अब देखो, डिबेंचर का कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स हमने क्या पढ़ा है? फॉर्मूला इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन, ठीक है। ये है क्या है? प्रीमियम और रिडीम्शन का राइट ऑफ। रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100। रिडीमेबल वैल्यू कितना होगा? अब कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे प्रीमियम पे रिडीम नहीं होगा, फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होगा 100, है कि नहीं? चलो, नेट प्रोसीड क्या होगा? कैसे निकलता है नेट प्रोसीड? सर इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के, इश्यू प्राइस तो दिया नहीं, तो सर इश्यू प्राइस ना दे तो मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के, अच्छा मार्केट प्राइस भी ना दे तो फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। लेकिन फेस वैल्यू तो पता है 100 है, मार्केट प्राइस निकाल सकते क्या? डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटा सा वैल्यूएशन पढ़ना है, बहुत बड़ा वैल्यूएशन आपको कहाँ पढ़ना है? सीए फाइनल में सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर है, वहां पे आप डिवेंचर की भी वैल्यूएशन पढ़ेंगे, इक्विटी की भी वैल्यूएशन पढ़ेंगे, प्रीफरेंस के भी वैल्यूएशन पढ़ेंगे, बहुत ही डेप्थ में। अभी फिलहाल आपको छोटू सा पढ़ना है, चलिए छोटू सा जो है वो हम पढ़ाते हैं आपको कि मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा डिवेंचर का, क्योंकि नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा? नेट प्रोसीड मार्केट प्राइस जो भी आएगा ना उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट घटा दूंगा 2 रुपया, तो ये नेट प्रोसीड आ जाएगा, ठीक। पर मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? तो वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर में हम सीखते हैं, छोड़ो ना डिवेंचर की वैल्यूएशन, इस दुनिया में जिस चीज की भी वैल्यूएशन निकालनी हो ना, उससे आने वाले जितने भी बेनिफिट है, इनफ्लो है, उस सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट, है कि नहीं? किसी भी एसेट की वैल्यू करनी हो उससे आने वाले जितने भी इनफ्लो है सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, ठीक है। डिवेंचर के केस में अगर आप बोलोगे तो क्या क्या आएगा डिवेंचर में? 15 रुपए इंटरेस्ट पहले साल, दूसरे साल भी 15 इंटरेस्ट, है कि नहीं? 15%, 11 साल तक इंटरेस्ट आएगा, और 11वें साल 15 रुपए इंटरेस्ट तो आएगा ही, प्लस 100 रुपया क्या आएगा? हमारा डिवेंचर का प्राइस रिडीम होके, है कि नहीं? क्या क्या इनफ्लो आएगा डिवेंचर से? हर एक साल 15 ब्याज आएगा, प्लस 11वें साल रिडीम्ड होगा तो 100 रुपया डिवेंचर की वैल्यू भी तो आएगी, है कि नहीं? इन्हीं का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एट T0। आज के डेट में ये सारे का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, सारे का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो तो आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर।
प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा सर, हमने देखा तो है 15 रुपया आ रहा है ना, ठीक है, इनटू एन्युटी फैक्टर PVAF, ठीक है, 16%, 11 ईयर्स। एन्युटी फैक्टर जोड़ देंगे क्योंकि सेम ही अमाउंट है 11 साल के लिए, प्लस 11वें साल में 100 रुपया और आ रहा है। PVIF सिर्फ 11th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% और 11th ईयर का, और जो भी आएगा ये आता है 94.97, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.16 इज इक्वल टू, एक बार दबाया मैंने, 11 है ना तो 11 बार दबाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड GT का बटन दबा दो। ये 11वें बार में जो आया है ना तो ये इसका वैल्यू है 11th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और GT का ग्रैंड टोटल का बटन दबा दोगे तो टोटल 11 साल की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, दिया नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो वो कैलकुलेटर जरूर रखना जिसमें GT की बटन हो, ठीक है। मेरे पास ये जो कैलकुलेटर है इसमें फिलहाल GT की बटन मुझे दिख नहीं रही है, GT के बटन दबाओगे तो टोटल एन्युटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। वैल्यूएशन करने के बाद बताओ 94.97 आया, 2 रुपया घटा देंगे तो 92.97 आया, यही है ना। इस फॉर्मूला में डालने के लिए नेट प्रोसीड डालो जरा, 15, 1 माइनस टैक्स कितना है, टैक्स रेट कितना है 30, 0.3 प्लस 100 माइनस 92.97 डिवाइड बाई 11, करो फटाफट, 100 प्लस 92.97 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। जो भी आएगा उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल देना है, ये मुझे सिखाना था। इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर निकाला है, ये अल्टरनेटिव मेथड में दिया है, और सिंपल मेथड में मार्केट प्राइस निकालने को कह रहा है, 15 रुपया लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 0.16 से, ठीक है। ये तो अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, 15 रुपया लेके डिवाइड करेंगे 0.16 पे तो वैल्यू आ रहा है 93.75, लेकिन ये तो तब करते ना जब परपेचुअलिटी होती, कभी रिडीम्ड ही नहीं होने वाला होता, सिर्फ हमें 15 15 15 15 15 15 इंटरेस्ट आता। पर ये वाली वैल्यूएशन टेक्निक तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा तो रिडीमेबल है ना, कैश फ्लो में पता है ये परपेचुइटी के फॉर्मूला है। परपेचुइटी में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी एन्युटी होता है उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देंगे तो परपेचुअल इनफाइनाइट टाइम तक अगर वो रहता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वाले से नहीं करना आपको, जो ऊपर मैंने बताया उस वाले से करना है, लॉजिकली वही सही है, ये सही अप्रोच नहीं है। चलो निकल गया, अब आप आराम से कर सकते हैं, मुझे समझाना था बस डेट का कॉस्ट निकालने का, क्यों मुझे लग रहा था आप लोगों को वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आ जाओ। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में 4 मॉडल हमने पढ़े थे, नेट इनकम, ट्रेडिशनल मॉडल, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड MM अप्रोच। ये MM अप्रोच का क्वेश्चन है। MM अप्रोच शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था विदाउट टैक्स, ठीक है। बाद में उसमें टैक्सेशन आने के बाद, क्योंकि एक जमाने पहले टैक्सेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करते थे, मानते टैक्स है नहीं, क्योंकि बहुत सारे देशों में टैक्स लगती नहीं थी, फॉर्मूला वैसे बना। पर टैक्सेशन लगने के बाद तो MM मॉडल आफ्टर टैक्स भी बस 1 माइनस टी कर देना है, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स में क्या फर्क पड़ता है, ठीक, वो चीज हमें देखना है। और दूसरी चीज MM मॉडल में हमने कैसे सीखा था वैल्यूएशन करना, तो MM मॉडल में एक लीवर्ड फॉर्म होता है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होते हैं, डेट होता है लिवरेज, एंड दूसरा अनलीवर्ड फॉर्म होता है जिसमें कंप्लीटली सिर्फ इक्विटी होती है। हम पहले अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालते हैं और लीवर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, अनलीवर्ड फॉर्म तो लेते ही है उतना वैल्यू, क्यों, क्योंकि दोनों का कैपिटल बेस सेम है, सेम बिजनेस है, बस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से, डेट की वजह से जो टैक्स सेविंग है उतना एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ देते हैं। वो कैसे निकलता है, डेट इंटू टैक्स रेट, है ना। तो जरा आओ, BC ये क्या है, लीवर्ड फॉर्म है, और CE ये क्या है, अनलीवर्ड फॉर्म है। क्यों, डेट किस में है, BE में है, तो ये लीवर्ड फॉर्म हो गया ना, डेट है, लिवरेज है। चलो करते हैं यहाँ पे
अगर नो टैक्स होता तो कैसे करेंगे? पूछा क्या है, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के निकालना है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने को बोल रहा है, एंड वेटेड एवरेज यानी कि के जीरो के जीरो भी निकालना है, ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्स एज पर एमए मॉडल। देखो क्वेश्चन निहायती आसान है, पर मैं इसलिए करवा देता हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है वो बहुत लंबा दिया है, पता नहीं क्या करके सॉल्यूशन बनाते हैं, अंड संड अंड संड, जो चीज इतना सिंपल तरीके से हो सकता है, सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है, उसको कुछ भी करके कि बच्चे को समझ में ना आए क्यों करते हैं इंस्टीट्यूट, पता नहीं। अब नो टैक्स है तो सीई का वैल्यू कैसे करेंगे? चलिए, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? तो वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे पीबीआईटी, ठीक है, टैक्स है नहीं तो 1 माइनस टी तो करेंगे नहीं, ठीक, और डिवाइड कर देंगे के जीरो से। पर ये जो सी है इसमें तो डेट है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी है, तो इक्विटी ही तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। अगर किसी के पास सिर्फ इक्विटी है तो बोलूंगा वेटेड एवरेज निकालो, तो उतना ही आएगा जितना इक्विटी है, कोई और कैपिटल है ही नहीं तो क्या वेटेड एवरेज आना, तो वेटेड एवरेज भी उतना ही आएगा। इसके बदले मैं के ही लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी लिख सकता हूँ। चलिए बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है कितना, 9 लाख रुपया, और के का वैल्यू दिया है कितना, 18%। ये रहा ना इक्विटी कैपिटलाइजेशन, जरा करके बताओ, 9 लाख को 0.18 से डिवाइड करके बताओ। ₹50 लाख आया वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। यही अगर टैक्स होता तो क्या करते, तब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता सीई का? सर पीबीआईटी तो मैं करता ही, बस 1 माइनस टी कर देता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड ये तो सेम ही रहता, के जीरो लिखूं या के ही लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ 9 लाख, टैक्स रेट कितना है, 40% है, नीचे कह रहा है, दोनों आप सिमिलर कॉलम बना के बारी बारी कर सकते हैं, इंटू 0.6 कर दूंगा तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, एंड डिवाइड करना है हमें 0.18 से, तो ये आता है 30 लाख रुपया, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन, ये तो दिया है 18%, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड में क्या पूछा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये भी 18 ही आएगा, क्यों, अभी तो बताया आपको, ये रहा वेटेड एवरेज के बदले मैंने क्या बोला था, वेटेड एवरेज और इक्विटी सेम होगा क्यों, इसमें तो डेट है ही नहीं इस कंपनी में, तो जिस कंपनी में डेट ही नहीं है तो उस कंपनी में इक्विटी का ही कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट होगा। चलो बीई का जरा बताओ, बी का बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? अब टैक्स नहीं है, वैसे टैक्स के केस में कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ फर्म, तो अनलिबर्ड का वैल्यू लेते हैं प्लस डेट इंटू टैक्स रेट, यही फॉर्मूला है ना। अनलिबर्ड क्या आया है, 30 लाख, 30 लाख आप लेते प्लस डेट कितना है, तो डेट है हमारे केस में 27 लाख, 27 लाख इंटू 0.4 कितना आता, 40,80,000 आता, पर टैक्स नहीं है तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा ना, टैक्स जीरो है तो सिर्फ ये फॉर्मूला में रह जाएगा। वैल्यू ऑफ लिबर्ड और अनलिबर्ड में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, टैक्स नहीं है तो टैक्स की वजह से ही तो वैल्यू में फर्क आ रहा था लिबर्ड का, क्योंकि टैक्स की वजह से वहां पे टैक्स सेविंग होती है डेट पे, ठीक है तो कितना आता, ऊपर 50 लाख है ना तो नीचे भी 50 लाख ही आता, करेक्ट। चलो वेटेड एवरेज इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। यहाँ बताओ इसी फॉर्मूला को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वैल्यू ऑफ फर्म अगर पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई के जीरो है तो के जीरो कैसे निकलेगा, पीबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म, पीबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, 1 माइनस टी क्यों नहीं कर रहा हूं, टैक्स है ही नहीं इसमें, टैक्स वाले केस में क्या करता मैं, पीबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, जरा करके बताओ
पीबीआईटी कितना है 9 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, ठीक है। इधर करके बताओ। यहाँ आएगा 13.23, यहाँ आएगा 18%, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है। ये निकलता है पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी के इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला, ठीक। पैट पैट कैसे निकलेगा, पीबीआईटी हमें पता है, इंटरेस्ट घटा देंगे, टैक्स है नहीं तो उतने में निकल जाएगा। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा देंगे, नो टैक्स में टैक्स तो होगा नहीं, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म में से डेट का वैल्यू घटा देंगे, डेट का वैल्यू कितना है 27 लाख, जरा करके बताना। पीबीआईटी कितना है 9 लाख, इंटरेस्ट कितना है 27 लाख का 12%, 3,24,000, वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना है 50 लाख, डेट कितना है 27 लाख, ये आएगा 23 लाख इंटू 100, $25.04। अच्छा, टैक्स के केस में कैसे आता, पैट कैसे निकालते पीबीआईटी पहले इंटरेस्ट घटाते 3,24,000 का, फिर आफ्टर टैक्स करते और डिवाइड बाई करते वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता, वैल्यू ऑफ फॉर्म जो कि 40,80,000 है उसमें 27 लाख घटा के, ठीक है। देख लेना कितना आंसर आता है, आई थिंक 25.04 ही आता है। एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। जो फार्मूला पढ़े हैं, 2 ही तो फार्मूला मैंने पढ़ा है पूरी चैप्टर में, उसी को कई बार तोड़ मरोड़ करके लिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ फॉर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी यही 2 फार्मूला मैंने पूरी चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। इसी फार्मूले को बार बार तोड़ तोड़ के बनाना सिखाया था, ठीक है। थर्ड कोई फार्मूला पढ़ाया ही नहीं था। आ जाओ आगे बढ़े। लिवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कंपनी पी एंड क्यू हैविंग सेम अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीआईटी ईबीटी दोनों में सेम है। हाउएवर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपनी पी इज दिस मच एंड क्यू इज 1.25 टाइम ऑफ दैट ऑफ पी। यहाँ पे एक पी कंपनी है, यहाँ पे एक क्यू है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहा है इसका 0.2 है, ठीक है, और दूसरे का 0.2 का 1.25 टाइम्स यानी कि 0.25 है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर पी इज, इंटरेस्ट का जो खर्चा है पी के लिए वो 1.5 लाख और क्यू के लिए 1/3 लेस देन पी। 1.5 लाख का 1/3 कितना आता है 50,000, 50,000 लेस है पी से तो कितना आएगा 1 लाख। फर्दर फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ कंपनी पी इज 4, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज दिया है 4 एंड क्यू इज 75% ऑफ पी। 4 का 75% कितना होगा 3, तो 3 है। चलिए दोनों का पीवी रेशियो दिया है, पी एंड की का पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, है ना। ये शो करता है कि सेल्स का कितना % कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। अगर पीवी रेशियो 25 है तो 100 रुपया बेचते हैं तो 25 रुपया कंट्रीब्यूशन बचता है, तो बचा हुआ 75 रुपया क्या होता होगा वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है और कंट्रीब्यूशन 25 है तो वेरिएबल 75 होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से फिक्स घटाएंगे पीबीआईटी आएगा, इसमें से इंटरेस्ट घटाएंगे तो पीबीटी आएगा, है ना। इसमें से टैक्स घटाएंगे, टैक्स रेट अगर कहीं हो तो, हाँ दिया हुआ है तो पैट आएगा। यही तो है फॉर्मेट।
अब इसी फॉर्मेट में निकालना, ये सब डेटा निकालिए और बनाइए। देखो मैंने क्या बोला है कि क्वेश्चन वहीं से ब्रेक होता है जिससे रिलेटेड फॉर्मूला भी दिया हो, मतलब कोई फिगर भी दिया हो एंड उसकी फॉर्मूला भी दिया हो। फाइनेंशियल लीवरेज दिया है तो पक्का फाइनेंशियल लीवरेज का वैल्यू दिया है, तो इसी से फिगर ब्रेक होगा। एक बात बताओ, फाइनेंशियल लीवरेज का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? फाइनेंशियल लीवरेज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। अब प्रीफरेंस डिविडेंड तो नहीं है तो सिर्फ पीबीटी हो जाएगा, माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स करते हैं, पर ये तो है नहीं, तो है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं जब दिया नहीं है प्रीफरेंस डिविडेंड। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पीबीआईटी, पीबीटी को पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट घट के ही तो पीबीटी बनता है। हाँ जी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि पीबीआईटी एक्स, बार बार बड़ा बड़ा लिखने में ना थक वो हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ा हो जाता है, एक्स मानते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज दिया है अब जरा निकालते हैं वैल्यू इस फॉर्मूले से, अगर बोला जाए तो पी के लिए देखो, पी के लिए अगर आप निकालते हो फाइनेंशियल लीवरेज 4 है तो एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना है, 1.5 लाख, बताओ, और 3x इज इक्वल टू 6 लाख, x इज इक्वल टू 2 लाख ठीक है। P का जो पीबीआईटी आया वो 2 लाख आया, हाँ जी P होगा यहाँ पे, Q होगा, पीबीआईटी P का तो 2 लाख आ गया। Q का सिमिलरली निकाल दे, Q के लिए 3 है फाइनेंशियल लीवरेज, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है इसका, 1 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाई 2 1.5 लाख आएगा। एक्स का वैल्यू आप निकाल लेना, 1,50,000 आएगा। डाल दूं मैं यहाँ पे वैल्यू 1,50,000 क्यू के लिए, ठीक है। चलो इससे तो ये निकलेगा, इसमें से इंटरेस्ट घटा दो, यहाँ से 1.5 लाख घटाओगे तो 50,000 आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से 1 लाख घटाओगे तो यहाँ भी 50,000 आ जाएगा वैल्यू। यही बोला था ना ऊपर क्वेश्चन में कि दोनों का क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स सेम है, क्या सही में आया सेम, अर्निंग बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ जी 50,000 सेम है 45% टैक्स घटा दो, 50,000 का 45% आएगा 22,500 से, ये घटने के बाद कितना आएगा 27,500 से, ठीक है। अब बताओ, ऊपर फिगर लिखने के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए या फिर वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, याद करो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये डेरिवेशन आपकी बुक में है ठीक, यहीं से आपको पता चल जाएगा। पी का ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.2 है 5 टाइम्स, और क्यू का कितना निकलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज, 1 डिवाइड बाई 0.25 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 टाइम्स, है ना। बताइए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी, बोलो फटाफट, पीबीआईटी, है ना। अगर हम पी की बात करें तो 5 इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं, पीबीआईटी हमें पता है 2 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, 10 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन, चलो 10 लाख कंट्रीब्यूशन है ठीक है। अब पीवी रेशियो दिया है 25%, तो 10 लाख अगर 0.25 से डिवाइड करोगे तो सेल्स कितना होगा, 40 लाख, और ये 30 लाख होगा वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं। 10 लाख आया और 8 लाख फिक्स कॉस्ट होगा, तभी तो पीबीआईटी आया है 2 लाख, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ गया अगर कंट्रीब्यूशन आ गया अगर 10 लाख तो इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, कह रहा है कंट्रीब्यूशन कितना है 25% है सेल का, तो डिवाइड कर देंगे 25% से तो आ जाएगा। सिमिलरली आप ऑपरेटिंग लीवरेज से ये भी बना लेना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके 2 रीजन है।
पहला रीजन कि ये क्वेश्चन पहले पुराने मॉड्यूल में नहीं था, मई 2022 का मॉड्यूल आया तो ये क्वेश्चन ऐड किया इंस्टीट्यूट ने। अभी तक जो क्वेश्चन था पुराने मॉड्यूल में उसमें रिप्लेसमेंट का डिसीजन का था, रिप्लेसमेंट करे या ना करे। इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कब करे, अभी कर ले, 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे या 4 साल बाद करे। ठीक। दूसरा, पुराने सिलेबस में सीए फाइनल में हुआ करता था कैपिटल बजटिंग। ठीक है, पुराने सिलेबस में सीए फाइनल में कैपिटल बजटिंग था एसएफएम में, अब वो हट गया नए सिलेबस में। तो कैपिटल बजटिंग था तो वहां पे प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 37 ये हुआ करता था। ठीक है, आपको बस थोड़ी सी फिगर चेंज करके दिया है, सेम सिमिलर विथ 1 to 1 वर्ड ये क्वेश्चन आपको ओल्ड पीएम में फाइनल के क्वेश्चन नंबर 37 में मिल जाएगा। और वहां पे जो सॉल्यूशन दिया था सिमिलर सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। ठीक, सॉल्यूशन क्या है डिस्कस करते हैं थोड़ा। अगर क्वेश्चन देख के नहीं जाओगे तो वहां पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी, थोड़ी सी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन को थोड़ी बेहतर वे में, सिंस इट इज अ एफएम और एफएम में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो एक एक चीज की टाइम वैल्यू फैक्टर को ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो सिंगल कैश फ्लो क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया है उस सॉल्यूशन से मैं पहले भी सेटिस्फाई नहीं था, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन कुछ हद तक सॉल्यूशन लॉजिकल है बट कंप्लीटली नहीं। पर प्रॉब्लम यह है इंस्टीट्यूट का कि जब भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है अपना ही सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर में देता है। मैं क्या महसूस करता हूं, कोई फलाना क्या महसूस करता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां पे एजम्पशन लेने की पॉसिबिलिटी बनती है हम बोलते हैं कि चलो आप इंस्टीट्यूट के आंसर से वेरी कर लेना, एजम्पशन लिख देना। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ये गलती कर सकता है कि चीजों को अगर आप ध्यान नहीं देते, उसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो हो सकता है आपको मिस्टेक हो जाए। तो वहां पे टू कोरिलेट और टू मैच द आंसर ऑफ इंस्टीट्यूट हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, तो हम इंस्टीट्यूट की आंसर जिस पैटर्न में इंस्टीट्यूट ने बताया है उस आंसर को मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ। चलो, एबीसी इज कंसिडरिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड ऑन रिवॉल्विंग इट। रिप्लेस कर दे कि पुराने मशीन को चलाए थोड़ा रिपेयर वगैरह करके। एबीसी कंपनी करेंटली पेज नो टैक्स। टैक्सेशन तो नहीं है क्वेश्चन में, तो बहुत सारे चीज बच गया, टैक्सेशन नहीं है तो। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन इज, अगर हम नए मशीन लेके आते हैं तो कितना लगेगा, 18 लाख आज में, T0 में आपको 18 लाख आउटफ्लो देनी पड़ेगी। रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स। हर एक साल क्या 2 लाख आपको देना पड़ेगा, कब तक, 8 ईयर्स तक 2 लाख। ठीक है, और 8वें साल में ये आउटफ्लो है 2 लाख हर एक साल खर्चा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट। 8वें साल में जब वो नया मशीन जो अभी ले रहे हो बेचोगे तो 4 लाख रुपया इनफ्लो आएगा। ठीक है, ये तो न्यू मशीन से रिलेटेड है। अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, पुराना हटा के नया ले आते हैं तो 18 लाख में आएगा। हर एक साल 2 लाख रुपया आपको खर्च करनी पड़ेगी उसकी मेंटेनेंस पे। एंड 8वें साल में जब उस मशीन को हटाओगे, उसका लाइफ 8 साल की है, तो आपको 4 लाख रुपया इनफ्लो आएगी। द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर। जो पुरानी मशीन है उसमें हर एक साल मेंटेनेंस ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी, जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाएगा उतना ही ज्यादा खर्चा करवाएगा मेंटेनेंस का, है कि नहीं। कोई आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, ठीक है, चाहे मान लो एसी है, ठीक है, नहीं है तो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं चाहिए, पुरानी हो जाएगी तो कभी कभी चाहिए, बहुत पुरानी हो जाएगी तो खराब होती रहेगी, बहुत बार चाहिए। सिमिलरली मशीन के केस में भी ऐसा ही होता है। तो ये मेंटेनेंस दिया है। सेल्वेज वैल्यू, आज के आज अगर पुरानी मशीन को हटा दे तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा ऑब्वियसली, एंड सेल्वेज वैल्यू ये यानी कि 8 लाख में बिक जाएगा। 1 साल बाद हटाए तो ये, 2 साल बाद हटाए तो ये भी क्या है, ओल्ड मशीन का आउटफ्लो खर्चा, और ये ओल्ड मशीन का सेल्वेज वैल्यू मतलब इनफ्लो। ये डेटा क्या है, ओल्ड मशीन का, अगर रिप्लेस जिसको नहीं करते हैं पुराना वाला मशीन उसका। ठीक है, देखो नए मशीन में
जब भी लेंगे ये खर्चा लगेगा, ये 8 साल तक लगेगा, ये आएगा। पुराने मशीन में जब भी हम रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए आज करते हैं तो कोई मेंटेनेंस नहीं, बस बेच के 8 लाख रुपए आ जाएंगे। 1 साल बाद करोगे तो 1 साल की मेंटेनेंस लगेगी, और 1 साल बाद कब कितने में बिकेगा, 5 लाख में, और तब नया मशीन लेना। और नया मशीन का खर्चा तो दिया ही है, उसके बाद क्या होगा, 2 साल बाद अगर आप रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये भी खर्चा लगेगा, दूसरे साल ये भी खर्चा लगेगा, और 2 साल बाद कितने में बिकेगा, 3 लाख रुपए में। और 2 साल बाद जब रिप्लेस कर रहे हो तो नया मशीन लोगे 2 साल बाद, और नया मशीन 2 साल बाद लोगे तो वहां से नया मशीन का ये कैश फ्लो शुरू हो जाएगा, जो कि 2 साल बाद इनकर्ड होगा, है कि नहीं? लॉजिकली तो यही है। चलो सबसे पहले आप देखो, आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन निकालोगे तो कैसे निकलेगा। एक तो देखो परचेज प्राइस है अपना 18 लाख है, करेक्ट, और ये तो आज ही लग रहा है ना, तो आज का फैक्टर 1 सीधा लिख दो 18 लाख, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट हर एक साल 2-2 लाख रुपया लगेगा, करेक्ट, 8 साल तक एन्यूटी फैक्टर दिया है, 8 साल का जोड़ोगे तो 4.4873 आएगी, 4.4873 आएगी, ठीक है। बताओ साल के 8वें साल के एंड में कुछ आएगा ना, सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन कितना आएगा, 4 लाख, तो 8वें साल के एंड में आएगा, तो 8वें साल के फैक्टर कितना है, 3269, 0.3269। ये क्या है, आउटफ्लो, ये भी क्या है, आउटफ्लो, ये है इनफ्लो। चलो पच्चीस 66,700 ये आएगा आपको कितना इतना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउटफ्लो, जो नेट आउटफ्लो है वो इतना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आप निकाल लो एनुअलाइज इक्विवेलेंट कॉस्ट। कैसे निकलेगा, हमने देखा है ना, एनुअलाइज इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालने के लिए जितने साल का कॉस्ट है उतने साल की एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, 4.4873। अभी हम इंस्टीट्यूट के अप्रोच से कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब बताओ, अगर आज रिप्लेस करते हैं T0 पे, ठीक है, तो क्या क्या होगा एक तो आउटफ्लो होगा नया मशीन का कितना, है ना, और दूसरा इनफ्लो होगा ओल्ड मशीन का, ठीक। चलो T1 में कैश फ्लो कितना आएगा, तो T1 में देखो 1 साल बाद रिप्लेस करते हैं तो ओल्ड मशीन तो 1 साल रखनी पड़ेगी, ये मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा ओल्ड मशीन का, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 8696, प्लस उसके बाद ये जो आउटफ्लो है एनुअलाइज आउटफ्लो है, ये इनकर्ड शुरू होगा उस साल, ठीक है। एंड जो अपना पुराना मशीन है वो 1 साल बाद बिकेगा भी, तो रिप्लेस करेंगे, नया लेके आएंगे, पुराना बेच देंगे, कितने में बिकेगा, 5 लाख में बिकेगा। ये देखो ये दोनों आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है ठीक है। और जो भी आएगा ऐसे ही आप 3rd ईयर 4th ईयर का करना। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में 2 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, और दूसरे साल के एंड में सेल्वेज वैल्यू है वो इनफ्लो आएगी, ठीक।
ये दोनों आउटफ्लो जोड़ देना, इनफ्लो घटा देना, तो आउटफ्लो आ जाएगा। जहां पे सबसे बेहतर आपको ये ऑब्वियसली T0 में आपको इनफ्लो आया है और सब में आपको आउटफ्लो आएगा ठीक, तो यहाँ पे आपको लेना है T0 में रिप्लेस, यानी कि इमीडिएटली रिप्लेस करना है। इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम क्या है कि इस सॉल्यूशन में एनुअलाइज इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाला है, पर सिर्फ किसका न्यू मशीन का, ओल्ड मशीन का टोटल हमने ले लिया है। ठीक है, बेहतर तो ये होता है यहाँ पे देखो T0 में इसका इक्विवेलेंट लिया है और इसका हमने टोटल लिया है। आगे अगर इस अप्रोच में दिक्कत क्या है, मान लेते हैं ये मशीन जो न्यू मशीन है, ठीक है, 1 साल बाद रिप्लेस होती है, 1 साल बाद, तो पुरानी मशीन तो 1 साल रिपेयर लगेगी सेल्वेज वैल्यू, और नया मशीन का जो 1 साल बाद आएगा फर्स्ट इनफ्लो वो तो ठीक है, फर्स्ट आउटफ्लो, पर उसके बाद नया मशीन में जो आउटफ्लो शुरू होगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, वो तो 1 साल बाद शुरू होगा। अगर 2 ईयर बाद हम रिप्लेस करते तो नया मशीन तो 2 साल बाद रिप्लेस होता, तब तक ओल्ड मशीन चलता, और रिप्लेस होने के बाद 2 साल बाद शुरू होता ये 2 लाख रुपीज, है ना, 2 ईयर्स बाद, है कि नहीं। 3 साल बाद अगर रिप्लेस करते 3 ईयर बाद, तो 3 साल तक तो ओल्ड मशीन चलती, और 3 साल बाद नया मशीन का आउटफ्लो शुरू होता, मेंटेनेंस कॉस्ट शुरू होता। तो बाद की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, कब से शुरू हो रही है, जब हम रिप्लेस करेंगे उसके बाद की, तो उस फैक्टर को हमें प्रेजेंट करके तब उसके बाद टोटल को इक्विवेलेंट एनुअलाइज करना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ न्यू मशीन को इक्विवेलेंट एनुअलाइज करके बचे हुए का आउटफ्लो लिखा के आपको सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, चलो ऐसे भी सॉल्यूशन आप करोगे, वैसे सॉल्यूशन आप देखना आपको समझ में अब आ जाएगा, बट सॉल्यूशन उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। एंड में जो निकलना चाहिए वो सही है, पर सॉल्यूशन एप्रोप्रिएट नहीं है। जो आप करेक्ट मेथड से करोगे वहां पे भी आपको इमीडिएटली रिप्लेस करने को आएगा। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, इसमें हमने क्या पढ़ा था, रिस्क कैलकुलेशन के बारे में हमने देखा था ठीक है, मैंने बताया आपको रिस्क कितने किस्म का होता है, 3 किस्म का। एक प्रोजेक्ट का रिस्क हो सकता है जो आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलके एक फॉर्म बनते, कंपनी बनते, पूरा प्रोजेक्ट का रिस्क हो सकता है जिसको फॉर्म का रिस्क बोलते हैं, सीए फाइनल में पढ़ोगे। अनेक मार्केट रिस्क होता है ठीक है, जो इंडिविजुअल रिस्क हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम रिस्क कैलकुलेट करना देखते हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना। दूसरा हम देखते हैं कन्वेंशनल मेथड में, एक तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, फिर आरएडीआर, और तीसरा मैक्सिमम रिस्क प्रोफाइल मेथड। अदर्स टेक्निक में मैंने 2 पढ़ाया था आपको, क्या, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस। ये क्वेश्चन सिनेरियो एनालिसिस का है, सिनेरियो एनालिसिस का बुक का कौन सा क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है। देखो सिनेरियो एनालिसिस क्या बोलता है कि अलग अलग सिनेरियो में क्या आएगा एनपीवी किसी प्रोजेक्ट से निकाल लीजिए, क्योंकि हमें सिनेरियो एक हमने अप्रोच बस लगा लिया। मान लो अभी तक आप क्या पढ़ते हो कैपिटल बजटिंग में, कि एक मशीन लेके आते हैं, इतना इतना यूनिट बनाएगा, ये सेल प्राइस होगा, उस यूनिट का इतना कॉस्ट होगा, लेकिन हम कभी भी उस मशीन से जुड़े रिस्क को ध्यान नहीं देते। सिनेरियो एनालिसिस में क्या देखते हैं, अगर मशीन अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी में, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हायर लेवल कैपेसिटी पे अपर एस्टिमेशन करा जाए तो इतना दे सकता है, लोअर एस्टिमेशन में करे अगर इतना प्रोडक्शन हुआ तो ऐसे ऐसे कैश फ्लो होंगे, एंड एक नॉर्मल एस्टिमेशन रखे तो ऐसे ऐसे कैश फ्लो होंगे। अलग अलग सिनेरियो को इमेजिन करके अलग अलग सिनेरियो में हम देखते हैं कि एनपीवी कितना आता है, फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते हैं। जिस सिनेरियो का जितना प्रोबेबिलिटी होता है उतना वेटेज देके, इसमें प्रोबेबिलिटी दिया नहीं है तो सिर्फ एनपीवी निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलता है, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकलता है, आप एनपीवी निकाल लोगे हर एक सिनेरियो का, समेशन ऑफ एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी, सिनेरियो ए का एनपीवी और उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस सिनेरियो बी का एनपीवी उसका प्रोबेबिलिटी, सिनेरियो सी का एनपीवी उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आ जाओ, बड़ा ही सिंपल है। एनपीवी कैसे निकालोगे, सेल्स दिया है, सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इनटू कर दोगे सेल्स यूनिट से तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट,
बिफोर टैक्स, घटा दोगे टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिक्स कॉस्ट में कह रहा है डेप्रिसिएशन जुड़ा है तो पैट निकालने के बाद वापस से 70,000 डेप्शन ऐड कर देना। ऐसे ही आप कैश फ्लो निकाल लोगे, पहला लोअर एस्टिमेट का, मिडिल और बेस का भी सेम कर लोगे। सॉल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक है, सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक है, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, इसमें अपर वाले का ले लिया है रिवर्स और इसमें लोअर वाले का ले लिया है। आप सिंपल करना, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। बुक में सॉल्यूशन मिस्टेक है तो यहाँ भी सॉल्यूशन मिस्टेक है, वाह क्या बात है, इतना ध्यान देता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इनफ्लो निकालने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना, और जो मशीन का कॉस्ट है कितना है 15 लाख घटा देना, एनपीवी आ जाएगा। तीनों सिनेरियो में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन आओ जरा। डिविडेंड डिसीजन में हमेशा मैंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अप्रोच है डिविडेंड डिसीजन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्टर अप्रोच है। वॉल्टर अप्रोच पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। गॉर्डन अप्रोच जो है वो इधर उधर, जैसे अभी हमने कैपिटल बजट वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखा, वैसे ही बहुत जगह हमको गॉर्डन मॉडल देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल मॉडल से उतना क्वेश्चन आते नहीं, गॉर्डन मॉडल चारों ओर आपको यूज करने को मिलता है इसलिए पूछता नहीं है ज्यादा। वॉल्टर मॉडल सबसे ज्यादा पूछता है। एंड इसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है तो वो बनती है जो अभी तक पूछा नहीं है, एमएम अप्रोच, मोदिग्लानी एंड मिलर वाली। चलो, नेट प्रॉफिट दिया है, 12% प्रीफरेंस डिविडेंड है एंड इतना है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। 2 से 50 का 12% कितना आता है 30 लाख। 75 में से घटा दोगे, देखो पैड दिया है 75, इसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड घटा दोगे 30 तो यह आ जाएगा 45 क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, और ईपीएस कैसे निकाल लोगे, तो ईपीएस निकालोगे ये डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 7.5 है, बताना जरा। 6 ईपीएस कितना आया 6 आया। ठीक है, कह रहा है कंप्यूट अप्रोक्स डिविडेंड पे आउट। अर्निंग हमें पता है, डिविडेंड पे आउट निकालने के लिए डिविडेंड पता होना जरूरी है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट कितना होता है कि अर्निंग का कितना डिविडेंड दिया। डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पे आउट का डिविडेंड पे आउट कोई बोलेगा ये भी कोई फॉर्मूला होता है क्या भैया, डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग इनटू 100, कि अर्निंग का कितना डिविडेंड दे रहे हैं। अर्निंग तो पता है मुझे 6, डिविडेंड नहीं पता। ओके, नहीं पता, पर कह रहा है कि डिविडेंड निकालिए वॉल्टर मॉडल से, प्राइस रखिए 42। बताइए वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, प्राइस कैसे निकलता है वॉल्टर मॉडल से, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई के होल बाई के। यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, चलो रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट बोले या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोले या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी बोले, इसी को मैं आर बोलता हूं, स्मॉल आर। के क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले, के जीरो बोले, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर बोले, किसी भी लैंग्वेज से बोले कंफ्यूज मत होना, उसी को के ही बोलते हैं। अपने क्वेश्चन में 42 दिया हुआ है, ठीक है, डिविडेंड हमें निकालना है, अर्निंग मुझे 6 दिया है, डिविडेंड निकालना है, आर का वैल्यू दिया है 0.2, 20%, ये है 0.16 डिवाइड बाई 0.16। जरा इक्वेशन सोल्व करके डी का वैल्यू बताओ, 3.12% आएगा रुपीज, ठीक है, डिविडेंड। तो 3.12 डालोगे, आई थिंक 52% आता है, आप करके देख लेना, इस क्वेश्चन सिंपल सा है। उसके बाद पूछता है ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है दूसरे नंबर में, डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट एंड प्राइस ऑफ द शेयर एट सच पे आउट। वॉल्टर मॉडल में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कैसे पता चलता है, इट डिपेंड्स अपन आर वर्सेज आर ई। ठीक है, आर ई मतलब के ई बोल सकते हो आप, मैंने यहाँ आर ई लिखा है, आर वर्सेज के कि कंपनी कितना कमाती है अपने इन्वेस्टमेंट में और शेयर होल्डर कितना कमा सकता है। ठीक है, एक बात बताओ, वॉल्टर मॉडल यही नहीं कहता था कि कंपनी अगर ज्यादा कमाती है शेयर होल्डर से तो क्यों बांटना शेयर होल्डर में डिविडेंड, अरे कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी और ज्यादा कमाएगी, और कमाएगी तो शेयर होल्डर का तो ऑटोमेटिकली वेल्थ बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी, जो शेयर उसने रखा है उसका दाम बढ़ गया। डिविडेंड दे के शेयर में ग्रोथ ना आए, वेल्थ में ग्रोथ ना आए, उससे बेहतर है कि डिविडेंड ना दे के ग्रो किया जाए, है कि नहीं।
तो वॉल्टर मॉडल कहता है जब आर ग्रेटर हो के से, यानी कि कंपनी ज्यादा कमा रही है अपनी इन्वेस्टमेंट पे एज कंपेयर टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को मत बांटो, खुद ही रखो और कमाओ उससे, इन्वेस्ट करो उसको। ये तब होता है जब कंपनी के पास पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट होते हैं, कंपनी के पास अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो आर दिया है 20 और के दिया है 16, तो डिविडेंड वॉल्टर मॉडल कहता है कि इस केस में डिविडेंड पे आउट होना चाहिए 0। तो डिविडेंड का वैल्यू 0 रख के देखना जरा, 0 + 6 - 0 इंटू 0.2 0.16 डिवाइड बाई 0.16, जो आएगा कितना आएगा 46.875 लिख दोगे कि डिविडेंड पे आउट 0 होनी चाहिए और प्राइस होगा ये। अगला अगला पूछता है प्रूव दैट द डिविडेंड पे आउट एज डिटरमाइन इन बी। कह रहा है बी में जो आपने बताया, हमने क्या बताया बी में कि डिविडेंड पे आउट 0 होनी चाहिए। ये ऑप्टिमम डिविडेंड, ऑप्टिमम बाय यूजिंग रैंडम पे आउट रेशियो। कह रहा है ये ऑप्टिमम है, बताइए, चेक करके बताइए रैंडम पे आउट से। एक बार 25% ले लो एजम्पशन में कि 25% डिविडेंड पे आउट हुआ, तो प्राइस कितना आएगा 100%, इससे कम ही आएगा प्राइस। एक बार 50% लेके देखो 100% इससे कम आएगा प्राइस। एक बार 100% डिविडेंड लेके देखो तब भी 100% इससे कम आएगा प्राइस। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट लेके हमने 46 निकाला है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट वही नहीं है जहां पे शेयर प्राइस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, तो ऑब्वियसली चेक हो जाएगा 25% डिविडेंड पे आउट लेना, फिर 50 और 100 ऐसे कॉलम वाइज बनाना और प्राइस निकाल के बता देना और बोलना इन ऑल द केसेस प्राइस इज लेस देन 46.875। इसलिए वॉल्टर मॉडल हेंस जो कहता है वो बात प्रूफ हुई। चलिए अगला मैनेजमेंट ऑफ कैश, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मार्क करो इसको। ठीक है You are given flowing information regarding profit and loss. Year 1, Year 2 नॉर्मल सा एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है आपको। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम, सब चीज देके नेट प्रॉफिट निकाला है दोनों साल का। सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 करोड़ 80 लाख इन ईयर 3। ठीक है, एज ए रिजल्ट अदर एक्सपेंसेज विल इंक्रीज। अब देखो सेल्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे। कह रहा है अदर एक्सपेंसेस जो है वो कितना बढ़ जाएगा, अभी 40 लाख था ना पहला और दूसरे साल, अब 60 हो जाएगा 20 लाख बढ़ के। द रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, कह रहा है रॉ मटेरियल स्टॉक में है। एज्यूम सेल एंड परचेज आर इन कैश टर्म एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो बाय सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। अब कैश टर्म में परचेज सेल है तो डेटर क्रेडिटर नहीं है, इसका संकेत ये है। ठीक है, क्रेडिट सेल होगा ही नहीं तो डेटर कहां से आएगा, क्रेडिट परचेज होगा ही नहीं तो क्रेडिट परचेज कहां से आएगा। बोल रहा है जितने से स्टॉक बढ़ा है ना पहले दूसरे साल में 20 लाख से बढ़ा है, तीसरे साल में भी क्लोजिंग स्टॉक उतने से ही बढ़ेगा, तो 80 लाख हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स दिया है 4 करोड़ 80 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं। यू में एज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका रिलेवेंस आएगा तो देख लेंगे। द कंपनी कैन यूज 75% ऑफ इस कैश जनरेटेड टू सर्व लोन। जो भी कंपनी के पास कैश बचती है अपनी बिजनेस करने के बाद, उसका 75% लोन सर्व करने के लिए, लोन पे ऑफ करने के लिए यूज करेगी कंपनी। ठीक है, कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। बताओ इस नेट प्रॉफिट के फिगर में हम फिर बनाए ट्रेडिंग पीएल लिए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट से कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है। अगर आपको पैट दिया हो, अब इस केस में टैक्सेशन का पॉइंट नहीं है तो सीधा पैट से शुरू करते हैं। सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्शन वगैरह, राइट ऑफ वगैरह जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, यहां पे कहता है कि ना तो कोई इन्वेस्टिंग का आइटम दिया है, ना ही कोई फाइनेंसिंग का आइटम दिया है।
अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालना है और कोई फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का आइटम होता तो हम उसको हटा के कहीं और भेज देते। ठीक है, चलो फिलहाल ये याद रखना, पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर डेप्शन जोड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, आ जाएगा। उसके लिए हमें थर्ड ईयर का पीएल बनानी पड़ेगी, थर्ड ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सेल्स हमको दिया है 4,80,00,000। अच्छा फटाफट से आप देखो, पहले वो सारे चीज लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक, मिसलेनियस इनकम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज। ठीक है, 2 बाई आप कर लेना, मैं फटाफट से इसको देख के लिख देता हूं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर है, स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, उसके बाद डिविजन, उसके बाद नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो डालो जरा, यहां पे देखो डेप्रिसिएशन 40,00,000, 40,00,000। डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट, कुछ ना बोले तो हम मानेंगे इस बार भी 40,00,000 है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस बोला था ना बढ़ जाएगा 20,00,000 से, कितना है 40,00,000, तो इस बार हो जाएगा 60,00,000। ठीक है, चलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जरा देखे क्या, पिछले साल बताओ सेल्स कितने से बढ़ा था, ईयर 1 से ईयर 2। ईयर 1 से ईयर 2 सेल्स बढ़ा था सर 3,20,00,000 से 4 करोड़ हो गया था, 80,00,000 बढ़ा था, डिवाइड बाय 3,20,00,000 करेंगे तो यानी कि 25% सेल्स में ग्रोथ आई थी। और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कितना ग्रोथ आई थी जरा देखना, 64 माइनस डिवाइड बाय 51, ये भी 25% से बढ़ा है। ठीक है, अब बताओ जिस रेशियो में सेल बढ़ता है उसी रेशियो में कोई खर्चा बढ़ता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं। वेरिएबल कॉस्ट मींस कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप सेल बढ़ाओगे प्रोडक्शन की वजह से तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अब इतना अगर होता है सेल, इतना अगर होता है सेल, सेल्स बढ़ता है, इस साल कितना बढ़ रहा है सेल्स बताना जरा, 4 करोड़ से 4 करोड़ 80 हो रहा है ना, 4 करोड़ 80 हो रहा है 4 करोड़ से, तो कितना बढ़ रहा है 80,00,000 बढ़ रहा है, डिवाइड बाई 4 करोड़ इंटू 100, 20%। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इस बार थर्ड ईयर में 20% बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो 64,00,000 का अगर 20% आप बढ़ा दोगे तो कितना आएगा 76,80,000। तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा 76,80,000। स्टोर का खर्चा देखो, स्टोर बताना जरा कितने से बढ़ा है सर, 48,00,000 हो गया है स्टोर का खर्चा, पहले था 38,40,000, 9,60,000 से बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, डिवाइड बाई 3840, ये भी 25% से बढ़ा है। अब बताओ ये भी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ईयर 1 से ईयर 2 सेल्स 25% से बढ़ा तो ये खर्चा भी 25% से बढ़ा है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया कि नहीं। हाँ जी, तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, अगर इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है, ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बिक रहा है, तो इस बार ये भी बढ़ेगा। कितने परसेंट से बढ़ा है सेल, 20% से, तो इसको भी 20% से बढ़ा दें। हाँ जी, कितना है 48,00,000, 20% से बढ़ा दो, तो ये आ गया 57,60,000। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रखना तो बढ़िया, पहले मिसलेनियस इनकम पे आओ। मिसलेनियस इनकम मतलब अदर इनकम, कोई इनकम होगा। फिक्स क्यों है, क्योंकि हो सकता है ये इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसा कोई इनकम हो इन्वेस्टमेंट का। ठीक है या फिर हो सकता है नॉर्मल कोई अदर इनकम हो बियॉन्ड सेल, कि ऑपरेटिंग का ही इनकम है लेकिन सेल्स का नहीं। ठीक है, तो पहले देखो ये फिक्स है तो इस साल भी मानेंगे हम 4,00,000 की इनकम आती है। ठीक है, 4,00,000। अब आता है ओपनिंग क्लोजिंग परचेज एक बात बताओ मुझे, अब आता है ओपनिंग क्लोजिंग परचेज। क्लोजिंग और ओपनिंग तो लिख लेंगे, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था इस बार का 60,00,000 ओपनिंग हो जाएगा,
और इस बार 20 लाख बढ़ के हो रहा है तो 80 लाख हो जाएगा क्लोजिंग। लेकिन परचेज कैसे निकालेंगे, परचेज पता नहीं ना, तो परचेज खाता नहीं तो खर्चा तो डलेगी नहीं, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एक पता है हमें कि सर ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करते हैं तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। अगर हमें मटेरियल कंज्यूम्ड पता हो तो ये सब ना लिख के ओपनिंग ओपनिंग भी हटा देंगे, क्लोजिंग भी हटा देंगे और परचेज भी हटा देंगे और सीधा मटेरियल कंज्यूम्ड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और परचेज जोड़ के और क्लोजिंग हटा के क्या आता है, मटेरियल परचेज ही आता है, सॉरी मटेरियल कंज्यूम्ड ही आता है। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड पता हो तो हम लिख सकते हैं। बताओ ईयर 1 में मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था ईयर 1 में, कैसे निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक 32 लाख प्लस परचेज ईयर 1 का 1 करोड़ 20 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40 लाख, 1 करोड़ 12 लाख। ठीक है, ईयर 2 में कितना था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये कितना परसेंट से बढ़ा है मटेरियल कंज्यूम्ड ईयर 1 से ईयर 2, ऑब्वियसली 25% से बढ़ा होगा, पर मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए करवा रहा हूं, बस 25% से बढ़ा है। यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल तो वेरिएबल कॉस्ट ही होता है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ता है, जैसे सेल बढ़ता है, सेल 20% से इस बार बढ़ा है तो ये भी कॉस्ट 20% से बढ़ा था, बढ़ेगा। 1 करोड़ 40 लाख था पहले, अब 20% से बढ़ा दो तो ये आ जाएगा वो 1 करोड़ 68 लाख। बस नेट प्रॉफिट बताओ जरा। 81,60,000 आया, करेक्ट। अगर हम कैश फ्लो निकालें तो क्या आएगा, पैट लेना है 8160 प्लस डेप्सन जोड़ना है 40 माइनस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इस बार बढ़ा है ना, डेटर क्रेडिटर तो है नहीं, कैश में करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो बताओ बढ़ना, करेंट एसेट का बढ़ना आउटफ्लो का काम करता है, 20 लाख से बढ़ा है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्रीज हुआ है 20 लाख से, ये घटाओगे तो आ जाएगा कितना 101.6। ठीक है, आप एक चीज पूछ सकते हैं कि सर इसमें एक मिसलेनियस इनकम जुड़ा है 4 का, मिसलेनियस इनकम ऑपरेटिंग का तो है नहीं, तो आप क्यों नहीं हटाए यहाँ से। अगर इंस्टीट्यूट आप एजम्पशन ले सकते हैं, मानते हैं कि ऑपरेटिंग का इनकम है वो, ऑपरेटिंग का रेवेन्यू है तो नहीं भी हटा सकते। अगर आप मानोगे इन्वेस्टिंग का है, कुछ डिटेल दिया नहीं है तो आप मान लो इसी में इंक्लूड कर लो, वो 4 आपको हटाने पड़ते हैं। ठीक है, और इसमें से 75% आपका कितना परसेंट लोन की सर्विस में जाएगी, 75%, तो 101.6 इंटू 0, जो 75% है इतना से लोन पे अप होगा। वैसे आपको ये निकालना है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना फिर कैश फ्लो निकाल देना। चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, आपके जो प्रैक्टिस मैनुअल है, सॉरी मटेरियल है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो फटाफट से हमें करना क्या है, तो हमें एस्टिमेट करता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे पूछा है, इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी घटा के करेंट एसेट में से रॉ मटेरियल आता है, WIP भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, डेटर भी आएगा, कैश एंड बैंक होगा वो भी आएगा उसके बाद बताओ कोई प्रीपेड का खर्चा होगा वो भी आएगा। ठीक है, और करेंट लायबिलिटी जो घटाने वाले उसमें क्या आएगा, एक तो सबसे बड़ा करेंट लायबिलिटी है क्रेडिटर जो होगा ही होगा वो आएगा, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ होगा वो आएगा, बस। और ये जो आएगा वर्किंग कैपिटल,
अगर कुछ मार्जिन जोड़ने हैं, ठीक है, तो वो जोड़ देंगे, तो टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, टैक्स आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये कैसे आया है, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो फिनिश गुड्स बन के बिक गए हैं वो कैसे, तो उसमें मटेरियल इतना, वेजेज इतना, डेप्रिसिएशन इतना, टोटल खर्चा ये, और उसमें फिनिश गुड्स का स्टॉक हमने घटा दिया। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट में से फिनिश गुड्स का स्टॉक घटाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, वो ये रहा। ठीक है द above figure given is related to finished goods and not working capital। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये फिनिश गुड्स का ही होगा, जो बिक गए बन के, वर्किंग कैपिटल का नहीं होगा। ठीक है, गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 15% ऑफ प्रोडक्शन क्या है, विल बी इन प्रोसेस, यानी कि WIP बची हुई है, और जो WIP है उसमें पूरा 100% मटेरियल लगा है, और लेबर ओवरहेड यानी कि जो अदर एक्सपेंसेस है, लेबर एंड ओवरहेड, वो 40% लगा है। द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल, ये क्या है, रॉ मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन, रॉ मटेरियल 2 मंथ कंजम्पशन का रखेगी। WIP कितना रखेगी, प्रोडक्शन का 50%, इनपुट का नहीं, जितना इनपुट आया है उसका 15 नहीं, बन गए हैं जितना फिनिश गुड्स उसका 15%। ठीक है, कोई बात नहीं चलिए उसके बाद हम देखते हैं ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। जो भी खर्चे हैं, क्या क्या खर्चे हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लेबर ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, सब 1 महीने का एडवांस पे होता है। ठीक, सप्लायर यानी कि एक क्रेडिटर का पॉइंट है, विल एक्सटेंड कितना है, 1.5 मंथ। क्रेडिट सेल विल बी 20% एंड रेस्ट, सॉरी कैश सेल विल बी 20% एंड रेस्ट विल बी द क्रेडिट सेल 2 मंथ क्रेडिट। तो ये डेटर के लिए दिया हुआ है कि भैया डेटर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल का एक तो सिर्फ 80% क्रेडिट सेल होते हैं। ठीक है, और उसमें भी 2 मंथ का क्रेडिट है ये। चलिए कोई बात नहीं इनकम टैक्स पे किया है हमने एडवांस में। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक, कोई बात नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस में किया है, तो 1 क्वार्टर का हमेशा हम एडवांस में पे करके रखते हैं। साल का जितना भी टैक्सेशन है 1 क्वार्टर का एडवांस यानी कि 3 मंथ का एडवांस। ठीक है, कोई बात नहीं द कंपनी विश टू कीप दिस मच कैश, 19,200 है, तो ये तो फटाक से यहाँ पे लिख लो 19,200 है। मार्जिन जो है 10% आपको रखना है बताइए वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए होल्डिंग पीरियड तो दिया है, कितना दिया है मटेरियल होल्डिंग पीरियड, 2 मंथ। कहाँ पे दिया है ये रहा, लेकिन मटेरियल क्या ये है कि खर्चा मटेरियल का, मुझे जो सिखाने की बात है ना अब शुरू होती है, क्या मटेरियल का खर्चा ये है, ऑब्वियसली नहीं। मटेरियल में टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं, ये बताओ, ये तो सिर्फ फिनिश गुड्स का है, कोई मटेरियल आता है, ये प्रोसेस है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड मिल के काम करे, तो यहाँ से बन के निकलता है वो क्या होता है, फिनिश गुड्स, है ना, और कुछ यहाँ पे रह जाता है WIP। करेक्ट, ये जो मटेरियल है ये तो फिनिश गुड्स में भी लगा है, और कुछ जो बच गए हैं WIP इसमें भी बना है, तो WIP का भी मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड्स का भी मटेरियल चाहिए। फिनिश गुड्स का मटेरियल तो दिया हुआ है 2,01,600, 2,01,600, पर WIP का मटेरियल नहीं है, दोनों जोड़ोगे तब टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो देखो फिनिश गुड्स का आपने को दिया है, फिनिश गुड्स का कितना 2,01,600 है, पर WIP का नहीं दिया है, पर WIP का निकाल सकते हैं ना, कैसे, कह रहा है सर फिनिश गुड्स जो है ना, प्रोडक्शन जो है ना उसका 15% WIP है, एंड कितना परसेंटेज कंप्लीशन है मटेरियल के लिए, 100%। तो WIP में कितना मटेरियल लगा है, 2,01,600 इंटू 0.15, 30,240, जोड़ दो, तो 31,840। वैसे ही दूसरा क्या है, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बताओ, देखो फिनिश गुड्स में तो सर
वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग 1,50,000 ही लगा है, लेकिन WIP में भी तो लगा होगा वेजेज एंड ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो तो टोटल खर्चा हो गया, कुछ बन गए वो हमें दिया है, पर जो नहीं बने उसमें भी तो खर्चा लग चुका है, कितना लगा है? तो सर ये है इसका 15% और उसका भी 40%। क्यों? क्योंकि लेबर एंड ओवरहेड जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो सिर्फ 40% ही खर्चे लगे हैं, 9,000। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, जरा बताओ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया तो कितना है? 2,31,8 से 40, 2 महीने का क्रेडिट देता है, बता दो। वैसे ही WIP में बताओ WIP में बताओ, मटेरियल ये रहा, लेबर ओवरहेड ये रहा, जोड़ दो दोनों को, 30,000 2 से 40 प्लस 9,000, WIP 39 2 से 40 आया। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, डेटर की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ सेल पे करते हैं। तो जरा बनाए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल। अच्छा प्रीपेड खर्चा बताओ फटाफट, प्रीपेड वाला खर्चा बता दो। चलो इनकम टैक्स कितना है? 24,000। इनकम टैक्स बोल रहा है 70% हमेशा एडवांस में पे कर देते हैं, डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कर दो, 4,200। एडवांस टैक्स 4,200। खर्चे जो है मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 1,59,000 मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव का और सेलिंग का ये सब प्रीपेड में 1 महीने में एडवांस में पे होते हैं, तो 1 मंथ एडवांस में पे होते हैं। ये कितना है? 1,59,000। अभी हमने निकाला WIP का भी और फिनिश गुड्स का भी जोड़ के, डिवाइड बाई 12 कर दो, 13,250 आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कितना है? 33,600, डिवाइड बाई 12 कर दो तो यह जाएगा 2,800। सेलिंग का खर्चा कितना है? 31,200, डिवाइड बाई 12 कर दो तो 1 महीने का आ जाएगा 2,600। 1 महीने का ही खर्चा एडवांस में पे करते हैं ना। हाँ जी, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ एडवांस। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब फिनिश गुड्स और डेटा निकालते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, और क्रेडिटर, ओहो मिस्टेक हो गई, बैक कैसे करेंगे? हाँ, क्रेडिटर 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 किस पे निकालते हैं? रॉ मटेरियल परचेज पे। ना दे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर निकालना संभव ना हो रॉ मटेरियल का तो कंज्यूम्ड पे ही निकाल देंगे। तो ये तो आसान है, पर मुश्किल क्या है? तो मुश्किल है डेटर का और फिनिश गुड्स का। ये मैं निकलवा दूंगा तो टोटल करके आप निकाल के 10% जोड़ दोगे। यही निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे आप बताना पड़ेगा। चलिए यहां पे करते हैं। कॉस्ट शीट कैसे बनेगा? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है ना। रॉ मटेरियल का कॉस्ट लोगे, उसके बाद वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लोगे। ये कितना है? 1,59,000 टोटल। ये कितना है? 2,31, 8 से 40 है ना। चलो वैल्यूएशन करना है कैश कॉस्ट अप्रोच से। क्या डिप्रिसिएशन भी खर्चा लेंगे? क्या नहीं लेंगे? क्यों? डिप्रिसिएशन खर्चा तो है पर हमें पे नहीं करना पड़ता, हम तो कैश की रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे। ये क्या आ जाएगा? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल मानेंगे कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन? अगर जनरल मानेंगे तो नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे। तो हम ये यहाँ पे जनरली इंस्टीट्यूट क्या मानता है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट बेहतर एजम्पशन क्या होगी? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ये जितना आएगा उतना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। इसमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव का और सेलिंग का खर्चा, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। करेक्ट। इसी पे हमें डेटर की वैल्यू करनी है और इस पे वैल्यू करनी है किसकी? फिनिश गुड्स की। इस पे वैल्यू करनी है फिनिश गुड्स, इस पे वैल्यू करनी है डेटर।
डेटर, ठीक है। जरा बताओ, फटाफट से बताओ। 231, 8 से 40 प्लस 159, 3,90,000। ये क्लोजिंग स्टॉक WIP का अभी हमने निकाला है ना, 39, 2 से 40, 2,51,600। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, फिनिश गुड्स कितना है 10%, जो भी गुड्स बने थे उसका 10%, तो 3,51,600 का 10% कितना आएगा, 35,160 रुपया, 35,160 रुपया। ठीक है, कैसे आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, फिनिश गुड्स कैसे आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10%, ठीक। चलो अब ये इसमें से घटा दोगे वैल्यूएशन करने के बाद, तो 3,16,000 ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव 33,600 है, और सेलिंग का खर्चा कितना है, 31,200 से, 31,200 से। $381,240 ये आया। तो डेटर कैसे आएगा, तो भैया कॉस्ट ऑफ सेल जो है 381,240, इसका सिर्फ 80% क्रेडिट सेल है, और वो भी डेटर सिर्फ 2 महीने का है, 2 मंथ का ही डेटर है ना। जरा देखे क्वेश्चन में डेटर कितने मंथ का है, 2 मंथ क्रेडिट देते हैं हम डेटर को, ठीक है। चलो बताओ, ठीक है। कर लोगे, चलो सिंपल सा था। इसके बाद क्या आया, तो थ्योरी क्वेश्चन आया। ये भी देख लेते हैं लगे यहाँ तो। क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, ठीक है, सही बात कह रहा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होती है कंपनी की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करता है। इट इज एट द बेस्ट अ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल बेहतर सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान देके नहीं होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देनी पड़ेगी। इफ प्रॉफिट इज गिवन अनड्यू इंपोर्टेंस, अगर हम प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दे देंगे, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम कैन अराइज, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। डिस्कस सच प्रॉब्लम, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ, हम अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो, एक तो प्रॉफिट का फिगर वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू मतलब कंफ्यूजिंग, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है। क्या प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट मतलब रियल प्रॉफिट मानेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को रियल प्रॉफिट मानेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा ध्यान देनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए कि रुपीज वाली प्रॉफिट को। दूसरा, प्रॉफिट में ना रिस्क फैक्टर नहीं होता, पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क फैक्टर होता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, मैं कहता हूं ए करोगे तो आप 8 लाख कमाओगे और बी करोगे तो 10 लाख कमाओगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अनुसार कौन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, बी। पर मैं कहता हूं बी आपको करना पड़ेगा अफगानिस्तान में जाके। अब देखो, अफगानिस्तान पॉलिटिकल प्रॉब्लम वाली देश है, वहां पे सिक्योरिटी इश्यू है, 10 चीज है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में 2 लाख प्रॉफिट एक्स्ट्रा तो है, पर रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क को ध्यान नहीं देता, जो कि गलत बात है। थर्ड, टाइम फैक्टर को ध्यान नहीं देता। मान लीजिए प्रोजेक्ट है 2, ए एंड बी, ए प्रोजेक्ट शुरू में ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, बाद में कम, है ना। एंड बी प्रोजेक्ट है, शुरू में प्रॉफिट नहीं देगा पर बाद में बहुत प्रॉफिट कमा देगा लॉन्ग टर्म तक। पर हमें इनिशियली देखेंगे तो ए प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा ना, जिसमें शुरू में प्रॉफिट ज्यादा आ रही हो, ठीक है। टाइमिंग ऑफ रिटर्न को ध्यान नहीं देता, ठीक, सिर्फ रिटर्न को ध्यान देता है। चलिए, व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड व्हाट इज इस कॉस्ट, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्यों ये अराइज होता है। चलो लास्ट ये है, थोड़ा हमें ध्यान देनी चाहिए, अच्छा बात है। कोई भी कंपनी है ना, वहां पे एक शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर मतलब कंपनी का मालिक, जिसके पास कंपनी का ऑनरशिप है, शेयर है।
और दूसरा क्या होते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो रियल में कंपनी को चलाते हैं। इनके पास भी हो सकता है कुछ कंपनी के शेयर नहीं भी हो सकते, पर ये कंपनी को चलाते हैं। बदले में इनको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ी, जैसे कि कोई मैनेजर हो गया, एमडी हो गया, जरूरी नहीं उसके पास कंपनी का शेयर हो, पर बहुत सारे सुख सुविधाएं मिलते हैं कंपनी के। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि कंपनी का वैल्यू बढ़े, कंपनी खूब कमाए, प्रॉफिट बढ़े, है कि नहीं कंपनी में ग्रोथ हो। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी कि कम से कम, कई बार मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव हो जाती है कि भाई हमारी इंसेंटिव बढ़े, हमारी सैलरी बढ़े, है कि नहीं। एंड देयर कम्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। मैनेजमेंट क्या है, शेयर होल्डर का एक एजेंट ही तो है। शेयर होल्डर अपने बिहाफ पे कंपनी को चलाने को दिया है एंड एजेंट है, इसीलिए एजेंसी प्रॉब्लम इसका नाम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। शेयर होल्डर चाहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, पर कई बार मैनेजमेंट चाहता है अपनी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, परक्यूजिट बढ़ना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, और एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होती है। वहां पे शेयर होल्डर अपने आप पे ध्यान देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैनेजमेंट अपने आप पे ध्यान देगा तो शेयर होल्डर की ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगी। सिर्फ शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे तो मैनेजमेंट वाले डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक तो कुछ मॉनिटरिंग कॉस्ट लेके आनी पड़ती है, खर्च करने पड़ते हैं। जैसे एक कमिटी बना दो या फिर ऑडिट कराते रहो बार बार, हमें पता चलेगी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट वाले कुछ बदमाशी करते, बहुत सारे बोगस खर्चे क्लेम करते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो वहां पकड़े जाएंगे। दूसरा मॉनिटरिंग कॉस्ट हो गया। और आप क्या कर सकते हैं ग्रोथ एंड इंसेंटिव मैनेजमेंट का लिंक कर दीजिए कंपनी के ग्रोथ के साथ। ठीक है, मैनेजमेंट का जो भी है इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन वो लिंक कर दीजिए कंपनी के ग्रोथ के साथ। तो वो भी चाहेंगे कि खूब कंपनी ग्रो करे, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो उनकी इंसेंटिव भी ग्रो होगा, उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक, तो ऐसे भी एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जाके देखो किसी भी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स पर्सनल होते हैं उनको कमीशन दिया जाता है, सैलरी नहीं। हमें पता है सैलरी दे देंगे तो वो काम करे ना करे, 1 बेचे 10 बेचे, उसको तो पैसे मिल जाएगा, वो मोटिवेट नहीं रहेगा। पर यूनिट पे, बेचने पे मैं कमीशन लगा दूं तो वो खूब बेचेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगी। उसके लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि मैं कितना भी कमा सकता हूँ कमीशन से, है कि नहीं। तो वहां पे ये चीज आ जाता है। ठीक, ये दोनों चीज आप ध्यान दोगे। और भी सारे रीजन हैं जिसको आप जैसे बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, रेगुलेशन ले आ सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे चीजों को ध्यान देके एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, चलो आरटीपी खत्म हुई। जो जो नए क्वेश्चन इंक्लूड हुए, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, कैश मैनेजमेंट के हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हो, प्लस डिविडेंड डिसीजन तो इंपॉर्टेंट है ही, सारे को आप ध्यान देना। ठीक है, वीडियो जैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, एक लाइक करो। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक देख के, कमेंट देख के। कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताओ मुझे, आगे उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिलेगी। एंड चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ कि आगे जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी वीडियो डलेगी, आप लोगों को पता चले। ठीक है, चलो इतने में आज इस लेक्चर को रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो।